बने तो आप ग्राफिक्स को देखकर भी समझ सकते हैं कि फिलहाल जो काउंटिंग है उसमें रुझान कहां तक पहुंचे हैं। तो रुझानों में कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 42 सीट पर और आम आदमी पार्टी 28 सीट पर आगे चल रही है। और अब से थोड़ी ही देर बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हद से हद 11 से 12 बजे के बीच में जो नतीजे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिर इस बार कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। कॉलेज और खुलवा रहे थे शराब के ठेके, तो ये तो होना ही था। और जैसे मफलर गायब हुआ था, वैगनार गायब हुई थी, टोपी गायब हुई थी, मैं हूं आम आदमी पार्टी, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी गायब होने जा रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी हैं सर। तो लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, तमाम उम्मीदवार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जैसा हमने कहा था वैसा ही यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल रुझान पल पल बदल रहे हैं, देख सकते हैं आप। बीजेपी अब 40 सीट पर आगे है और आम आदमी पार्टी 30 सीट पर आगे चल रही है। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको एक बार फिर तारुफ करवा देती हूँ, निकुल पटेल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। इसके अलावा अमित तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर महमूद जी AIMIM से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुज अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और मोहम्मद निजामुद्दीन साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले निकुल पटेल जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, अब लोग यहाँ बदलाव चाह रहे थे, दिल्ली की आवाम बदलाव चाह रही थी। ये जो रुझान सामने आ रहे हैं इससे ये साबित हो रहा है। लेकिन बदलाव के तौर पर उन्होंने कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को चुना है। बल्कि एक वक्त पे कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन दोबारा क्यों नहीं कांग्रेस पर भरोसा जता पाई वहां की आवाम? क्या लग रहा है आपको? दिल्ली एक बोल सकते हैं कि नेशनल कैपिटल है और वहाँ पे केंद्र सरकार और वो विधानसभा में राज्य सरकार उनकी है, वो अपना काम करती है। शीला दीक्षित जी की जब गवर्नमेंट थी तो लोगों ने एक विश्वास किया था और वहाँ पे हमने देखा किस तरह लोगों के लिए काम हुआ। लेकिन जिस तरह उसके बाद कांग्रेस का एक डाउनफॉल कहो या कुछ भी कहो, परसेंटेज वोट शेयर भी धीरे धीरे कम होता गया हर एक चुनाव पे, वो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। और अभी जिस तरह पूरा परिणाम आ रहा है कांग्रेस के फेवर में नहीं है। डेफिनेटली आपसे मैं सहमत हूँ और लोगों ने जो विश्वास आम आदमी पार्टी की सरकार पे जताया था वो अभी कायम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके द्वारा भी जो भी विश्वास संपादन के लिए जो बातें कही गई थी, कहीं ना कहीं आपको इस वक्त शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। में 42 प्लस फिगर्स दिए गए थे, क्या लगता है इसका जो नंबर है ये क्रॉस हो पाएंगे? नहीं, हम तो 50 तक पहुंचेंगे ऐसा उम्मीद है। तो शाहनवाज हुसैन को यहाँ पर 50 तक के आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद है। अब उनकी बात कितनी सही साबित होती है देखना होगा। निकुल जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। अभी भी लोग एक अल्टरनेटिव के रूप में नहीं देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दिल्ली कांग्रेस और केंद्रीय कांग्रेस दोनों को मिलके इस पे सोचना होगा कि क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी लोगों के जहन में हैं जिससे वो कांग्रेस को बोल सकते हैं कि दूर रख रहे हैं। हम अपना प्रयत्न पूरा कर रहे हैं और जिस तरह अगर हम देखें तो पिछले चुनाव से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि थोड़ा हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहे वो इम्प्रूव हो। और पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव के समय भी हमने देखा कि वो पहले से बेहतरीन हुआ है। तो यही कहना चाहूंगा कि अभी जनता शायद भारतीय जनता पार्टी को अपने विश्वास का मत दे रही है। तो अभी शुरुआती रुझान है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी 38 और आम आदमी पार्टी 26 ऐसा दिखा रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या रिजल्ट्स निकल के आता है। लेकिन वहां पर भी बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है बीजेपी ने ही। आपको क्या लग रहा है निकुल जी, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है आप लोगों से? क्यों अब इतनी मेहनत और तशरीर के बावजूद अब लोगों का भरोसा नहीं आ पा रहा है आप पर? सही बात है आपकी। लोगों को एक जिस तरह पूरा ब्रांडिंग, और मैं जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि यूएसए से एक प्रोफेसर आए, मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझे भी बोला कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो मैंने मुझे बोला कि आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो मैंने बोला वार्ड नंबर 2 वडोदरा शहर में। तो कि वहां पे हिंदू नहीं रहते क्या? तो ये जो पूरा एक जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हमको चैलेंज दे रहा है कि हम इतना सारा काम करते हैं फिर भी लोगों के जहन में एक ऐसा ही माहौल है कि हम लोग
जो है वो एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में से हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम हमारा जो भी काम है, कार्य है, और सभी लोगों के लिए करते हैं। और हमारे पार्टी में भी सभी तरह के, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। और हमारा पॉलिसीज भी अगर देखें तो डेफिनेटली हम लोग कभी पॉलिटिक्स ऐसा नहीं किया। फिर भी चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करेंगे और आने वाले चुनावों में फिर से हम मेहनत करना चालू करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी तगड़ी मेहनत की आप लोगों को जरूरत है जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अमित तिवारी जी, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 27 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब जब लोग भरोसा जता रहे हैं बीजेपी पर, इस बार दिल्ली की आवाम ने जिस तरीके से वोटिंग की है और रुझानों में अब तक जो सामने आ रहा है, तो 27 साल बाद अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, बड़ा क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे? निश्चित तौर पे तरन्नुम जी, बड़ा क्रेडिट तो हमारे कार्यकर्ताओं को ही जाएगा, जो उन्होंने हर एक बूथ पर अपना अपना दम दिखाया है और जनता के साथ जुड़े हैं और उन्हें विश्वास दिलाया है। लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि इस दिल्ली के इस इलेक्शंस में एक चीज और टेस्ट हुई है, वो हुई है कौन अपनी बातों पर खरा उतरता है। तो दिल्ली की जनता ने इस चीज पर, इस कसौटी पर, हर पार्टी को कसौटी पर कसने का काम किया है और ये पाया है कि जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हर एक चीज पर फेल हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें 2014 के बाद अगर किसी भी पार्टी का रिपीट अगर किसी स्टेट में हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में सरकार रिपीट हुई है। वो क्यों हुई है? वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग इतना प्यार करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे कि महिलाओं को हमने वादा किया कि लाडली बहना के तहत मध्य प्रदेश से जो ये एक अभियान चला और आज पूरे देश में आप देख रही हैं, हर जगह लोग महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ प्रलोभन देने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको डिलीवर कौन करता है? अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो हम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखें तो हम दे रहे हैं, अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में आप देखें तो अन्य लाभकारी योजनाओं के साथ हम महिलाओं को वो सम्मान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो दूसरी पार्टियां जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वोट पाने के लिए उन्हें झूठा प्रलोभन देने का काम करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, 10 सेकंड दीजिएगा। जी आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं। निकलेगा, अब समय आ गया है कि आप जाइए। केजरीवाल जी ने कहा कि वोटर्स का उपयोग कर सकती थी भाजपा। चलिए जी, बात अपनी पूरी कर सकते हैं सर आप। जी तरन्नुम जी, मैं ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन में बहुत जोर शोर से प्रचार किया कि हम फ्री बसेस देंगे, फ्री बसेस दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो अगर आप उस चीज को देखें, सिर्फ इसी एक चीज को देखें, तो उस महिला का घर से लेकर आपको इस वक्त संजय राउत भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सब पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करती है, उनको हर हाल में खत्म कर दो, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी को वोट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का वोटिंग है। लेकिन राउत साहब, कल देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा था कि जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये क्रॉस फायर है, दिल्ली के नतीजे क्या आने वाले हैं इनका उनको पता है, इसीलिए इस तरह का एक ढोंग रचा जा रहा है या एक नाटक हो रहा है। बात ऐसी है कि देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में देखना चाहिए। अभी तक वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं बने हैं। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, उससे नेतृत्व नहीं निर्माण होता। लोग किसको स्वीकार करते हैं। अगर आप बिल्कुल, तो लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं रुझानों को देखते हुए। अमित तिवारी जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। जी तरन्नुम
जी, मैं ये कह रहा था कि जिस महिला को प्रलोभन देने का इस बार प्रयास किया गया कि आम आदमी पार्टी फ्री बसेस दे रही है, तो उस महिला का जो अमूमन डे टू डे जब में वो फेस करती है कि घर से बस स्टॉप तक जाना, उस सड़क पर गड्ढे हैं, गड्ढों में जल जमाव है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और उसी जगह से उनके घरों में बीमारियां आ रही हैं जहां पे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े माँ बाप बीमार हो रहे हैं। तो ये डे टू डे एक दिल्ली का रूटीन बन गया था। इस चीज से आज महिलाओं ने अपने आप को मुक्त करने का काम किया है। अब देखिएगा जिस हिसाब से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर, एक बार फिर से संजय राउत कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उनके पास बहुत सी विद्या, उनको चाहे जादू टोना वाली हो, चाहे अघोरी विद्या हो, सब उनको मालूम है। उनसे पूछ लिए कैसा होता है, उनके आपके पास का जादू की छड़ी है, सभी के सभी वोट आपके पार्टी में जाता है, कैसा हो सकता है ये? और हमें वापस ज्ञान देते हैं लोकतंत्र के बारे में। व्हाट इज क्रॉस फायर? क्रॉस फायर क्या है? दिल्ली का चुनाव है, हो गया है, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, आप जैसे राज्य के मुख्यमंत्री एक छोटे से राज्य में आकर बैठते हैं पैसे की थैलियां लेकर, हाँ, झूठे मुकदमे डालते हो अपोजिशन के ऊपर, उनका पूरा दिन पुलिस स्टेशन में जाता है और आप अभी जीत गए, क्या है उसमें? ऑपरेशन टाइगर को लेकर जिस तरीके से कर रहा है, कुछ जो एमपी है वो शामिल होंगे, शिंदे गुट में होंगे, उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारी है क्या? नहीं, आपके पास जानकारी है? आप कल दिल्ली में थे, 9 एमपी हमारे साथ बैठे थे, 9 एमपी। आपने दिखाया ना आपके चैनल पर, तो ये सवाल कहाँ से आता है? कौन शिंदेगढ़? क्या है शिंदेगढ़? हाँ, डुप्लीकेट लोग हैं, बोगस क्या है? क्या ये लोग कौन है? जब तक अमित शाह है तब तक शिंदेगढ़ है, और क्या है? जब अमित शाह नहीं रहेंगे, कोई अमृत पीकर आया है क्या राजनीति में? अमृत तो पीकर नहीं आया है ना, कभी ना कभी तो जाना ही है ना। कोई कुंभ में स्नान करता है इसलिए कोई अमर नहीं होगा ना, जाना ही है सबको, हमको भी जाना है, उनको भी जाना है। क्या है शिंदेगढ़? मुझे बताइए ना। हमारी पार्टी मजबूत है, जो है वो, हमारे एमपी हमारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ है। सर, मराठीमध्ये केजरीवाल यांची हार आता स्पष्ट झालेली आहे आणि भाजपच्या ठिकाणी जिंकलेला आहे, तब्बल म्हणजे महाराष्ट्र सरकार एक सेम हे दिसतंय। काय वाटतं तुम्हाला दिल्लीची? मी कालच दिल्लीमध्ये राहुल गांधीजी यांच्यासोबत आमची पत्रकार परिषद झाली, त्यातच मी स्पष्ट केलं होतं की दिल्लीमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्न लागू केलेलं। तो संजय राउत का आप यहाँ पर सुन रहे थे और जिस तरह से वो बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे थे वो आपने देखा भी है। अमित जी, अपनी बात भी आप पूरी कर सकते हैं, और जिस तरह से संजय राउत अपनी बात रख रहे थे इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या कोई जादू की छड़ी है उनके पास? तमाम तरह की बातें वो करते हुए यहाँ नजर आए बीजेपी को घेरते हुए। संजय राउत राजनीति के नॉटी बॉय माने जाते हैं। नॉटी का मतलब उन्होंने खुद समझाया है कि नॉटी का मतलब क्या होता है। तो वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस अहंकार में वो हैं, एक हारने के बाद भी महाराष्ट्र में इतनी करारी हार मिली पूरे इंडी अलायंस के गुट को, इतने हारने के बाद माफी के साथ वीरेंद्र सचदेवा जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सरकार बनेगी, सीएम कौन है? सीएम आप हैं, ये है, दिल्ली का हर नागरिक सीएम बनेगा। बात कर सकते हैं पूरी आप अमित जी। जी तरन जी, तो हारने के बाद भी इतना अहंकार, इतना क्षोभ और इतना घृणा जनता के लिए, ये दर्शाता है कि उनकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। जिस चीज को, जिस विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं, वो विचारधारा अब उनकी तलांजलि वो दे चुके हैं और जनता ने उनको नकार दिया है। तो उन पर बहुत ज्यादा बात करके कोई मतलब नहीं है। जी जी बिल्कुल। और तमाम गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम जायरा है, मैं 11 बजे तक आपके साथ रहूंगी यहाँ। और अफसर महमूद जी भी हमारे साथ इस वक्त AIMIM से जुड़े हुए हैं। अफसर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, देखिए आप 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन 2 सीटों पर भी लगातार जो पार्टियां हैं आप लोगों को निशाना बना रही हैं कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं और आपकी कैंडिडेट्स की वजह से वोट बढ़ जाता है, इससे फायदा बीजेपी को पहुंचता है। ठीक कह रही हैं। अभी 70 सीटों में हमने तो 2 सीट लड़ी है, अब बाकी की सीट को जो है आम आदमी पार्टी क्यों पिछड़ रही है? और कल तक ये गठबंधन सरकार चला रहे थे, आज जो है दोनों अलग अलग हो गए। कहीं ये इनके लिए बी टीम होते हैं, कहीं
कांग्रेस की टीम होती है, कहीं आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से इनका जो है आरोप चलता रहता है। जहाँ पे इनकी सरकारें हैंगी वहां पे तो जो है ये MIM लड़ी नहीं, और बीजेपी आती है तो उससे जो है तो इनके कमी की वजह से बीजेपी आती है। ये अपना सिर्फ फायदा देखते हैं मुसलमानों को। आज तक उन्हें जो है छला है। अब आम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जरूरत क्यों पड़ी दिल्ली में? भाई 2 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, हमारी यहाँ की जनता जो है जनता लड़ा रही है। कोई हमारे उससे जो है हमने जनता का जो है तो सम्मान किया है, यहाँ पे जनता ने वोट किया है। आगे भी जो है हम आगे 2 सीट हमारी जीतते हैं, हम और भी सीटों पे आगे लड़ेंगे। तो ये इनका दावा जो है ये निराधार है। ये हमेशा से ये बीजेपी की बी टीम कहते हैं, जबकि ये आज तक साबित नहीं कर पाए, इनके पास कोई सबूत नहीं है। और हम जहाँ पे हम तो 2 ही सीट लड़ रहे हैं। अब ये सरकार जो है तो आम आदमी पार्टी के जीत के दिखाए बीजेपी से, भाई और सीटें हैं 68 सीटों पे दिखाए कितने सीटें लाते हैं। तो ये इस तरह से कहना, अब यहाँ केजरीवाल सरकार जो है पूरी तरह से ये फेल है यहाँ दिल्ली में। और इन्होंने किया क्या, ये सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। दर्जनों इनके जो है मंत्री और नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। तो ऐसा जनता सब देखती है, जनता को तो आपने मूर्ख समझाएगा, जनता इसका जवाब देगी। अब वो आप उसका सम्मान करते हैं, जो भी जनाधार जो आएगा, यहाँ का मैंडेट रहेगा उस जनता के ऊपर निर्भर है। तो अब हमें कह के आपको क्या वो मिलेगा? आप उसको साबित करिए ना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है भाजपा की टीम है कि आम आदमी पार्टी की किसकी जो है किसके हम भी टीम रहेंगे। जहाँ इनको जैसा सुविधा होती है वो वैसा वो उसको बोल देते हैं कि MIM जो है ये बी टीम है। चलिए ठीक है। निजामुद्दीन जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि लगातार AIMIM के कैंडिडेट्स पर ये इल्जाम लगता है कि आप सिर्फ वोट बांटने के लिए खड़े हैं क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा पहुंच रहा है, यहाँ पर कितनी सच्चाई इस बात में लगती है? और साथ ही साथ जो एक मुस्लिम वोट बैंक है जो इस बार आम आदमी पार्टी से कहीं दूर हुआ है कुछ हद तक, क्या वो भी एक वजह हो सकती है इन तमाम हालातों की जो इस वक्त बन रहा है यहाँ पर? देखिए ज़ाहिरा, सबसे जो अहम चीज है अभी जो बात सामने आई, AIM के जो प्रवक्ता हैं या जो भी हैं शायद नेता हैं उनके, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने 2 सीटें लड़ी हैं और 2 सीटें वो ऐसी नहीं हैं कि जिसके बारे में आप ये कह सकती हैं कि इन सीटों की वजह से पूरी दिल्ली पे असर पड़ेगा, समझे, या जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो हो जाएगा, या मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी से खसक जाएगा। भाई आम आदमी, जहाँ पे आम आदमी और कांग्रेस लड़ रही है, तो MIM की वजह से मुस्लिम वोट क्या कांग्रेस में चला जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली के इलेक्शन में जो 2 सीटें हैं उसमें AIM जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ी है। अभी जब रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगी कि मुझे जो जानकारी मिली है और जो मैंने देखा है दोनों विधानसभा में, वहां पे AIM बहुत मजबूती के साथ लड़ी है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है कि आज अगर ये 2 सीटों पे इतनी मजबूती के साथ लड़े हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है अगले इलेक्शन तक या और जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमसे हट छिटक के दूर चला जाए, कांग्रेस की तरफ चला जाए या AIM की तरफ चला जाए। तो सबसे पहले तो ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है AIM के ऊपर कि उन्होंने जो है वो 2 सीटें लड़ा के और पूरे दिल्ली में जो है मुसलमानों को नाराज कर दिया आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से अगर मुसलमान नाराज होके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं 68 सीटों पे, तो उसकी वजह ये सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो अभी नीतियां रही हैं, खासकर आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गए, तो इससे भी लोगों में एक नाराजगी पैदा हुई। ओखला के लोग खुद कह रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ नहीं आए, या तो यहाँ के लोगों की जरूरत नहीं है उनको, या फिर इनको बंधुआ मजदूर समझ लिया है इन्होंने कि जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे नहीं गए। दूसरी चीज ये कि कुछ चीजें और केजरीवाल जी ने की, जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो महंत हैं उनको इतने रुपए दिए जाएंगे, तो उससे भी मुस्लिम समाज में एक नाराजगी पैदा हुई कि अगर आप जनता को
और कम से कम जनता को भारतीयता के रूप में आप देखना चाहते हैं और आम आदमी की बात जब करते हैं तो उसमें सारे धर्मों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इससे भी कुछ लोग नाराज हुए हैं। तो पहली चीज तो ये कि एआईएम का असर जो है 2 सीटों पे ही है और उसके अलावा कहीं भी जो है आम आदमी पार्टी से मुस्लिम ठीक है। मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब का जो मुस्लिम वोट बैंक था उन्हें पता है कि वो इंटैक्ट था उनके साथ, तो उन्होंने एक साइलेंटली एक समझौता हुआ कहीं न कहीं मुस्लिम लीडरशिप से, जो भी मुस्लिम समाज की थी, कि आप हम आपके साथ हैं और आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान मत दीजिए, आप जो हिंदू वोट बैंक है उसको अपनी तरफ कीजिए। इसलिए केजरीवाल साहब ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक चेहरा बनाया। नहीं, इसमें उन्हीं में ही छोटी-छोटी आप कहना चाह रहे हैं फॉर ग्रांटेड ले लिया। आज भी देखिए, अगर आप देखिए आंकड़े आएंगे 75-80% वोट आज भी मुस्लिम जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ा है। तो ये बात गलत है कि मुस्लिम वोट बैंक बटा है। नहीं, थोड़ा बहुत कहीं पर कांग्रेस साथ जरूर गया होगा, लेकिन एआईएम के साथ भी ना के बराबर जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुस्लिम वोट जो बट के कांग्रेस की तरफ गया है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं रही है कि उतना पहले भी जाता था। 75% के आसपास वोट हमेशा आप देखेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, कांग्रेस उन एरिया में मुस्लिम वोटों को लेने में कामयाब रही है, भले ही वो 1%, 2%, 3% जो भी हो, क्योंकि वो नाराजगी तो है मुसलमानों में। और अब वो नूरा कुश्ती यादें थी, वो नूरा कुश्ती यादें है। इस नाराजगी को खत्म करने के लिए जो मुस्लिम आपके कैंडिडेट थे मुस्लिम एरियाज में, उन्होंने बीजेपी का डर दिखाना शुरू किया। और ये आप मुस्तफाबाद में भी चले जाइए, आप ओखला में भी चले जाइए, जब उनको लगा कि मुस्लिम वोट हमसे छटक के कहीं जा रहा है, एआईएम की तरफ जा रहा है 2 सीटों में खासकर, तो उन्होंने जो है बीजेपी का डर दिखाना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें भी जो है मुस्लिम मतदाताओं को जो है नागवार गुजरी। और उसके अलावा जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो वादे उन्होंने किए थे, आप मुस्लिम एरिया में आपको रोकना चाहूंगी निजामुद्दीन जी माफी के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर इस वक्त अपने नाजरीन को बता दें। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, कालकाजी से आतिशी पीछे चल रही हैं और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए पल पल ये आंकड़े बदल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अब पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर कैलाश से, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और अमानतुल्लाह खान अब पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं और बल्ली मारान से आपके इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। तो बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे हैं। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद आगे चल रहे हैं। मटिया महल से आपके मोहम्मद इकबाल आगे चल रहे हैं। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबेर अहमद आगे चल रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जहां हम देख रहे थे सुबह से पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नई दिल्ली सीट से। और हम चर्चा भी कर रहे हैं इसी मुद्दे पर लगातार कि आखिर ये जो हालात बदले हैं इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, आखिर क्यों ये समीकरण बदले हैं, कौन इसके पीछे है, आखिर क्यों बदलाव चाह रही है दिल्ली की आवाम इस बार। अनुज अग्रवाल जी अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं यहाँ पर और बताइए कि किस तरीके से जो हालात है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। और खासतौर से जैसे हम मुस्लिम एक वोट बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी मुसलमानों में देखने को मिली है यहाँ, क्योंकि कुछ उलेमा भी अरविंद केजरीवाल से लगातार मिलने का समय मांग रहे थे, उनकी सैलरी नहीं मिली थी, उसमें भी उन्होंने आनाकानी की थी, काफी वक्त बाद उन्हें समय दिया था, इस पर भी नाराजगी थी। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि मुसलमानों में कुछ नाराजगी रही इस बार चुनावों में अरविंद केजरीवाल पर। ना कुछ भी हुआ वो सारा एक नूरा कुश्ती थी, ये दिखाया गया जानबूझकर कि मुस्लिम नाराज हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये वोटिंग पैटर्न में भी साफ साफ दिख रहा है कि सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी आगे है। ये सिर्फ हिंदुओं को अपने साथ लाने की एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। उनको लगता था कि अपना सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाएं, क्योंकि भारत में बीजेपी की वजह से पूरे देश में एक हिंदुत्व की लहर थी। और अभी हाल में जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, हरियाणा इलेक्शन हुए, उसमें भी एक बटोगे कटोगे एक नारा बड़ा तेजी चला था और लग रहा था हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है। इधर कुंभ का भी महास्नान चल रहा है, महाकुंभ इस समय चल रहा है, तो उससे भी एक लगता था कि हिंदू सेंटिमेंट्स की वेव रहेगी। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा अपने सामने रखा था। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक उससे कहीं दूर नहीं हुआ था, वो स्ट्रेटेजिकली सारे खेल हुए थे। लेकिन एक बात ये सच है कि अरविंद केजरीवाल इस बार कहीं भी आक्रामक नहीं दिखे थे, उनकी पहचान ही आक्रामक तक थी। लेकिन इस बार पूरे दिल्ली में कहीं भी एक बड़ी रैली आम आदमी पार्टी ने नहीं करी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पब्लिक उनके साथ उस तरीके से नहीं है कि हम रैली करें और लोग जुट जाएं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तो जानबूझकर उन्होंने कोई मीटिंग ही नहीं की। आम आदमी पार्टी से कोई बड़ा नेता नहीं गया मुस्लिम क्षेत्रों में। यह भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था
और लेकिन जो छोटी छोटी जनसभाएं भी की उनमें भी बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं दिखी। 200, 300, 400, 500 लोग भी जुटाना इनके लिए मुश्किल था। तो आम आदमी पार्टी को साफ साफ दिख रहा था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जनता में नाराजगी है और वो कुछ सेलेक्टिव सीटों पर स्ट्रेटेजिकली चल रहे थे। उसी हिसाब से उनको लग रहा है कि 25-30 सीटें हम ले पाएंगे, तो ये भी बड़ी बात है जितनी दिख रही है। तो वो स्ट्रेटजी का ही वजह से ही, लेकिन वो ये निश्चित रूप से मान के चल रहे थे कि इस बार मेजोरिटी लाना बहुत मुश्किल काम है। जी जी। और ये सारा खेल वही आउटपुट जो उनको पता था वही सामने आपके दिख भी रहा है। जी जी। कहीं निजामुद्दीन जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे दोस्त, कि मुस्लिम नाराज नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट था। लेकिन जो मेरा आकलन है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं था। ये जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे पूरी दिल्ली की जनता के लिए, उसमें सारे चाहूंगी इस वक्त अलका लांबा कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। घंटे में आ रही हूँ, मैं 5 बजे उठी थी, कालका जी मंदिर गई और मैं लगातार पहला जो 4 राउंड है पूरे करके मैं नाश्ते के लिए जा रही हूँ। 10:30 हो रहे, 11:30 वापस आ रहे हैं और 60,000 वोटों की गिनती बाकी है। हाँ जी, मुझे नहीं मालूम किसका फायदा किसका नुकसान, पर जिसने दिल्ली का नुकसान किया उसका नुकसान होने जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, लोगों ने मेरा साथ दिया और काफी अच्छी लड़ाई लड़ी और मैं वापस लौट रही हूँ 1 घंटे के बाद नाश्ता करके। बिधुड़ी जी तो देखिए आए भी नहीं, आप मुझे कह रहे मैं जा रही हूँ, वो तो आए भी नहीं अभी तक, है ना, और वो आएंगे भी नहीं। अलका लांबा है हमारे साथ आज तक पे। मैम लांबा यहाँ पर अपनी बात रख रही थी और कह रही थी कि हम आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए नतीजे क्या होते हैं। निजामुद्दीन जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो मुस्लिम वोट है, अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहता तो अभी आप देख रहे हैं कि ओखला में अमानतुल्लाह नहीं जीत रहे, दिल्ली में वो हिंदू बहुल क्षेत्रों में आ रहे हैं। नहीं, जो बीजेपी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2.25 घंटे की काउंटिंग, 2.5 घंटे की काउंटिंग हो गई है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आधी गिनती नहीं हुई है। अभी वहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर कह रहे थे कि अभी कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जब पेटियां खुलेंगी, नहीं, ये 1 घंटे पहले की बात, चीजें बदल जाएंगी। ये 1 घंटे पहले की बात है और मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 राउंड जो है, 9 से 10 राउंड की गिनती हो गई। अभी नहीं हुई, क्योंकि अभी 4 राउंड की बता रही अलका जी, यही बता रही ईवीएम अलका जी यही बता रही थी कि 4 राउंड की काउंटिंग हुई है सिर्फ। नहीं, वो अलका जी 5 राउंड बता रही थी जरूर, लेकिन वो 5 राउंड हो सकता है कि उन्होंने किस स्ट्रेटेजी के तहत कहा हो। लेकिन इतना तो जरूर है कि कांग्रेस का अगर वोट बैंक बढ़ रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा और कम से कम कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन लोग उनके तरफ डाइवर्ट हुए हैं। भाई कौन वोटर्स हैं जो, तो जब आंकड़े आएंगे तब हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी हम कोई दावा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल बिल्कुल देखिए, निकुल पटेल जी से पूछ लेते हैं कि आपको लगता है निकुल पटेल जी की कांग्रेस भले ही उस लेवल पर नहीं पहुंची है जैसे कि आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, डेफिनेटली कांग्रेस का जो भी परसेंटेज वोट शेयर है दिल्ली के अंदर, अगर हम शीला दीक्षित जी के टाइम से देखें तो एवरी इलेक्शन वो हाफ हो रहा था और लास्ट टाइम आई थिंक करीबन 5% के आजू बाजू रह गया। तो इस बार डेफिनेटली वो परसेंटेज वोट शेयर है वो एग्जिट पोल्स के अंदर भी करीबन 8% या 9% तक जाता हुआ दिख रहा है और हर एक विधानसभा मत क्षेत्र के अंदर जो उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से खड़े हैं वो लोगों के बीच में काम करने वाले हैं। जैसे हमने सुबह में ही देखा कि दीक्षित जी खुद सभी जगह पे घूम रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेतागण बोल रहे थे हम 9:30 के बाद बाहर आएंगे। तो ये जो बातें हैं तो ये सब धीरे धीरे वोट शेयर इंप्रूव कर रही है और इस बार हमें डेफिनेटली एक विश्वास है कि जो लास्ट टाइम वोट शेयर था उससे बढ़ेगी। सीट जीते ना जीते वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर 1-2 सीट भी अगर हम आज जीत के आते हैं तो कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव नोट रखा। दिल्ली की राजनीति के अंदर भी हमें बहुत मेहनत करनी है और वो करते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत मेहनत की जरूरत है, लेकिन फिलहाल लगातार जिस तरह से हालात अभी बने हुए हैं उससे अभी बहुत आगे तक जाना आपको बाकी है। अगर आपको अपना सपना वो पूरा करना है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है, तो क्योंकि महज 1 सीट पर ही थोड़े वक्त पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी 0 पर बनी हुई है। अब वक्त के साथ हो सकता है कुछ बदलाव हो। अमित तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी देखिए लगातार ये कह रही है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। कल हमने देखा किस तरीके से 15-15 करोड़ की बात सामने आई थी कि लालच उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लग रहा है आपको, ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी या वाकई ऐसा हो रहा था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जब एसीबी ने भी सवाल किया तब भी वो यहां पर कोई खास जवाब देते हुए नहीं नजर आए। ज़ारा जी देखिए, जिस हिसाब से अभी तो इन्होंने 15 करोड़ बोला, कुछ दिन पहले बोल रहे थे 25 करोड़ में हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और अभी 15 करोड़ बोल रहे हैं, तो उनका भाव भी सस्ता हो गया है।
और इसी तरीके से उन्होंने पहले भी कई बार आरोप इसी तरीके से लगाए हैं कि हमारे विधायकों को समय समय पर खरीदने का प्रयास। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है क्या? देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था, और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। अमित तिवारी जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि उनको विधायकों को खरीदा जा रहा है, ये उसी तरीके का आरोप है जो वो स्वर्गीय अरुण जेटली पर लगाया करते थे और कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। नितिन गडकरी पर लगाया था और कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी। तो ये सिलसिलेवार तरीके से निराधार है और ये अपने ही लोगों को फोन करते हैं और आरोप फिर दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। तो ये इनकी चाल एक तरीके से एक चाल रहती है। लेकिन आप देखिए कि जो लोग अपने आप को कथाकथित कहते थे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ऑक्सफोर्ड से आया हूं, मैं आईआईटी से आया हूं, मैं अन्य प्रचलित बी स्कूल से आया हूं, तो किस तरीके का जब उनको मौका और हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, तो जब दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने तो किया वही भ्रष्टाचार, उन्होंने किया वही शराब घोटाला, उन्होंने किया वही जनता को झूठ बोलकर लूटने का काम किया। आपने देखा किस तरीके से राज्यसभा की सीटें बेचने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने जो कहा करती थी कि हम जन लोकपाल लेकर आएंगे, आज तक दिल्ली का लोकपाल कौन है ये पता ही नहीं चला, हमें उसका नाम ही नहीं पता चला। तो एक जिस तरीके से एक झूठ गढ़ने का काम किया पूरे दिल्ली में पिछले 10 सालों में, आज उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है। जनता ने उसको दिखा दिया है कि उसकी जगह क्या है। बीजेपी है क्लियर विक्ट्री 15 सीट्स। I haven't seen the results. Just light. तो प्रियंका गांधी कुछ कह रही थी यहाँ पर। अमित तिवारी जी, अपनी बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि 15 एमएलएस को जो है फोन करके शायद 15 करोड़ की बात कही, तो मैं मजाहिया उसमें कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग हार रहे हैं उनको 15 करोड़ का ऑफर दे दिया हो। तो ये बड़ी अजीब बात है कि अभी काउंटिंग हुई नहीं। हाँ, और पहले से जो है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये पूरा तय नहीं हुआ और 15 करोड़ रुपए किन किन को ऑफर दे दिए गए। तो बहरहाल चलिए, ये तो जी बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है और ये सवाल उठ भी रहा था कल जब इस तरह की चीजें सामने आ रही थी और बार बार नाम भी पूछे जा रहे थे, आखिर वो कौन से ऐसे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको फोन किया गया है, और तमाम सियासत भी खूब गरमाई थी इस मुद्दे पर कल। अमित जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी ज़ारा जी, अभी बात हो रही थी ओखला विधानसभा की और मुस्लिम मतदाताओं की कि उन्होंने किसको चुना किसको नहीं चुना। तो मेरा एक सवाल था ज़ारा जी, क्या मुस्लिम मतदाता को डेवलपमेंट नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए कि उनके इलाकों में वहां भी एटीएम खुले, वहां भी सीवर ओवरफ्लो ना हो, वहां गड्ढे ना हो, वहां जल जमाव की स्थिति ना हो, वहां पानी समय पर आए? ऐसा सबको चाहिए रहता है। लेकिन जो अमातुल्लाह खान आज पीछे चल रहा है
वो इसी वजह से पीछे चल रहा है क्योंकि उन्होंने ओखला की जनता के लिए काम ही नहीं किया। उन्होंने काम किया बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए, और उनको ही उनकी ही तीमारदारी में वो देखते आए दिन देखे जाते थे। तो जब जिसके लिए जो कोई काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे वहां से वो हारेगा, और इसमें कोई बहुत बड़ा संशय या बहुत बड़ा एग्जाम्पल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम मतदाताओं ने क्यों नहीं वोट किया। सबको डेवलपमेंट चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, और इसी मुद्दे पर इस बार वोटिंग भी हुई है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जरूर इंप्रूव हुआ है, लेकिन इनको ये सीटों में तब्दील दिखाई पड़ रहा है जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं, और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोग धर्मी राजनीति थी वो कितनी संकटकारक हो गई है वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है, और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। जोर से भरे हुए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ रही है और बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। निजामुद्दीन जी अपनी बात रख सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? एक बड़ी अहम चीज इस डिस्कशन में रह गई थी। मैं 25 साल से ओखला में एक इलेक्शन देख रहा हूं। ये फर्स्ट इलेक्शन मैंने देखा है कि मुस्लिम बाहुल एरिया में भी बहुत सारे हमारे मित्र, मेरे मित्र जो मुस्लिम हैं, उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी जीत जाएगी तो क्या हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बीजेपी की बात अगर करते हैं तो उसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा खराब रहा है कि मजबूर होकर हमको जो है बीजेपी की बात करनी पड़ रही है। और एक बात इसमें और जोड़ दूं, जब पूरा रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि मुस्लिम बहुल एरिया में भी अच्छे खासे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं। ये मेरी बात रिकॉर्ड रख लीजिएगा। चलिए, अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है कि बदलाव है, क्योंकि निश्चित रूप से आप देखिएगा जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो बीजेपी को का और हिंदुत्व का बेहद दिखा के मुसलमानों को अपनी तरफ करती हैं और परफॉर्म नहीं करती हैं, हल्की राजनीति करती हैं। अभी जैसे जिस तरीके से शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे या आम आदमी पार्टी 15 करोड़ वाली बात कर रही थी, हल्के कभी अखिलेश यादव जी। रोकना चाहूंगी सर, इस वक्त हमारे साथ नीरज गौर जी जुड़ गए, हमारे नुमाइंदे हैं सीलमपुर से। नीरज, अब फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है, काउंटिंग कहां तक पहुंची है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, वहां पर अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। इस वक्त जो है सीलमपुर में 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, और यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो है जुबैर अहमद, जो कि चौधरी मतीन अहमद के बेटे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो है अनिल गौड़, कांग्रेस से अब्दुल रहमान है। लेकिन इसी के साथ अभी काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने पहले से ही जुबैर अहमद को जीत की बधाई के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि सुबह जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो उससे पहले ही यहाँ पर जो जीत के पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगने शुरू हुए, और देख सकते हैं चौधरी जुबैर अहमद को भारी वोटों से जीतने पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। तो इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ के लोगों में कितना ज्यादा जो जुबैर अहमद को लेकर के जो लोगों ने वोट दिया है। लेकिन अभी काउंटिंग लगातार चल रही है। जब यहाँ पर शुरू में काउंटिंग हो रही थी तो उसमें अनिल गौड़ जो कि बीजेपी से यहाँ के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे थे, और उसके बाद में अभी 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हुई है। लेकिन अब जो जुबैर अहमद हैं करीब 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और इसी के साथ अभी कई राउंड की काउंटिंग जो है वो होना बाकी है, और उसी के बाद ही सारी तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल। अभी कितना और वक्त लग सकता है, कितने राउंड्स की काउंटिंग बाकी है, और मुकाबला कितना दिलचस्प बना हुआ है इस सीट पर? नहीं करा सकते। देखिए, यहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा फाइट जो है जबरदस्त है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जुबैर अहमद, और इसी के साथ ही जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो है यहाँ पर अब्दुल रहमान। इन दोनों के बीच फाइट ज्यादा है, और
जिसकी वजह से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिसमें अनिल गौड़, वो शुरू में आगे चल रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा एरिया है जो कि हिंदू वाला जो एरिया है, जब वहां की काउंटिंग शुरू होती है तो उस वक्त जो है अनिल गौड़ वहां से आगे हो जाते हैं। लेकिन अभी जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां की काउंटिंग अभी शुरू होना बाकी है, कुछ जगहों पर, जिसमें कि तीसरा राउंड जो शुरू हुआ है उसमें करीब 1000 वोटों से आगे जो जुबैर अहमद हैं वो चल रहे हैं, और इसी के साथ अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है, और करीबन मैं आपको बताऊं कि 1 बजे तक सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली है। और जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त लगातार सुबह से ही आगे चल रही है, दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जिसमें कि जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर बड़े बड़े जो नेता हैं उनको बीजेपी शिकस्त देने में लगी है। जी बिल्कुल, और काफी बदलाव इस बार हम देख रहे हैं। रुझानों में भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सीलमपुर की हम बात करें, वहां पर जो काउंटिंग हो रही है, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां सिक्योरिटी को लेकर क्या बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं अभी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं, और दिल्ली में 10 से ज्यादा जो काउंटिंग सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। और इसी के साथ ही जहां पर मैं मौजूद हूं, ये सेंसिटिव जो विधानसभा है इसे कहा जाता है, जिसको लेकर के पुलिस अपने पूरे प्रयास यहां पर करती है। और इसी के साथ ही जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर लगातार जो काउंटिंग है वो की जा रही है। और वहीं इसी के साथ ही इस विधानसभा में पुलिस का जब यहाँ पर वोटिंग हो रही थी तो उसके बाद भी यहाँ पर छुटपुट जो घटना है वो सामने आई थी, जिसमें कि अनिल गौड़ है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा था कि फर्जी वोटिंग हो रही है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जांच में पाया जाता है कि किसी तरीके से कोई फर्जी वोटिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी। लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जुबैर अहमद जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, और जिसमें कि जुबैर अहमद वो शख्स हैं जिनके जो फादर हैं चौधरी मतीन अहमद, वो पिछली बार कई विधानसभा में जो है वो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जुबैर अहमद के पिता हैं चौधरी मतीन अहमद। मतीन साहब, किस तरीके का माहौल है और क्या समझाएंगे आप अभी फिलहाल? बहुत लंबी लीड है हमारी, और कांग्रेस तो यहाँ 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पाई। अच्छा। और बीजेपी का वो 30-35 हजार वोट है, वही उन्हें मिलेगा। बाकी कम से कम 30-40 हजार वोटर जीते। अच्छा, शुरुआत में हम देख रहे थे कि बीजेपी एकदम से आगे होने लगी, लोगों में खलबली होने लगी, बहुत सारे लोग हमसे भी पूछने लगे ये कैसे हो रहा है? वो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ बीजेपी के वोट हैं, बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती है, और कांग्रेस का तो सुपड़ा हिसाब है। इतनी बड़ी लीड होगी, आप देखना। कितने वोटों से उम्मीद है आपको जीतने? 40-45 हजार से। और ये तो बम्पर जीत हो गई। हाँ बिल्कुल बम्पर है। जी। हमें यहाँ 31 साल हो गए, लोगों के बीच में रहते हैं, तो सब लोग प्यार करते हैं जी। और हमारे जो साथी हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की जी। तो देख सकते हैं, प्यार करते हैं लोग, इनका कहना है चौधरी मतीन अहमद साहब का, और इसी वजह से करीबन 40,000 से ज्यादा वोटों के जीत का अनुमान इनको है, जिसको लेकर के लोगों का प्यार इन्हें मिला है। लेकिन अभी काउंटिंग लगातार चल रही है, नतीजा आना बाकी है। जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन अभी से ही सीलमपुर विधानसभा में जीत के पोस्टर जीत से पहले ही लगने शुरू हुए हैं। जी जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो कई राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है, कई राउंड्स की अभी बाकी है, और लगातार रुझान भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है, और पल पल ये जो आंकड़े हैं ये बदल रहे हैं। और ये रुझान जब तक नतीजों में तब्दील होंगे तब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि बीजेपी लगातार अक्सरियत के आंकड़े को अब पार करती हुई दिखाई दे रही है। 40 सीटों पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर, और कांग्रेस ने अभी तक खाता नहीं खोला है अपना। अब देखिए वक्त के साथ क्या होता है, नतीजे क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। यहाँ पे अनुज अग्रवाल जी, आप अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त हम देख रहे थे कि आखिर क्यों ऐसे हालात बने हैं इस बार, और जो एक जातीय समीकरण होते हैं वो भी बहुत अहम होते हैं चुनावों के दौरान, और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो दिल्ली के इलेक्शनों में ये समीकरण कितना मायने रखता है, और इस बार इसका कितना असर हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली में प्रवेश वर्मा जब केजरीवाल के मुकाबले आए तो कहीं ना कहीं जाट मतदाताओं में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट गया कि हाँ, शायद प्रवेश वर्मा सीएम का पद का उम्मीदवार बन सकते हैं। दूसरा सेल्फ गोल केजरीवाल ने यह किया कि उन्होंने जब मतदाता सूची में फेरबदल की आरोप उन्होंने लगाया तो उन्होंने कहा यूपी बिहार से लोगों को लाकर बीजेपी उनके वोट बनवा रही है।
तो यूपी बिहार के वोटरों को उन्होंने नाराज कर दिया, पूरा भी ये वोटर बहुत बुरी तरह नाराज हो गए। तीसरा उन्होंने खेल करा कि हरियाणा के लोगों से कहा कि हरियाणा की सरकार ने वहां पर जहर मिला दिया यमुना के पानी में और दिल्ली के लोगों में जीनोसाइड हो जाएगा। अब इतनी मूर्खतापूर्ण बातें अगर कोई मुख्यमंत्री और इतना पुराना अनुभवी राजनेता करेगा तो उसका परिणाम तो खुद ही भुगतेगा। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं उन्होंने। ये हार बता रही है केजरीवाल ने लगातार मूर्खताएं की हैं। ये हार बता रही है कि जो केजरीवाल साहब भ्रष्ट हैं। केजरीवाल साहब ने खुद कहा था कि अगर मैं भ्रष्ट हूं, अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। जनता ने वही किया, उसको वोट नहीं दिया। तो आज ये मानेंगे कि भ्रष्टाचारी है वो? आज वो अपनी सरेंडर करेंगे कोर्ट में, कहेंगे कि हाँ मैं भ्रष्ट हूं, मुझे जनता ने भी नकार दिया, मुझे कानून भी नकार रहा है। तो एक मूर्खतापूर्ण राजनीति का एक बहुत बड़ा अध्याय था जो मुझे लगता है इसका पटाक्षेप है। और ये अभी और अब कुछ समय और बात देखिएगा कि ये जितनी 30 सीटें दिख रही इनमें मुझे लगता है और कमी आएगी, क्योंकि ये जितना फ्लक्चुएशन चल रहा है ये बीजेपी 40-50 सीटों के बीच में कहीं ना कहीं टिकेगी। और आम आदमी पार्टी पर को लगभग हर सेगमेंट ने, आपने फ्रीवीज महिलाओं के लिए मासिक कहा कि हम 2100 रुपए देंगे, लेकिन उसके बाद भी आधी महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया। तो इनके काम से, इनके कुशासन से बड़ी त्रस्त थी जनता, क्योंकि ऐसे अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि एक जो उसको 67 और 62 सीटें मिली हो उसको इतने झटके में उसकी सीटें आधी कर दी जाए। तो और एक छोटा सा राज्य जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट आपके पास है, आप वो नहीं संभाल पा रहे। आप क्या देश संभालने की बातें करते हो? आप रोज मोदी जी को गाली जरूर दे सकते हो। आप देखिए सर, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण जो है, मैं आपको जो हमारा आकलन है जी वो ये है कि जो पूर्वांचल का वोट है और जो बिहार का वोट है, आप इसको पूर्वांचल भी कह सकती हैं, ये जो वोट बैंक है ये इस पे आम आदमी का पूरा कब्जा था, जो बहुमत था वो उनके साथ था। लेकिन इस इलेक्शन में पहली दफा पिछले 2-3 इलेक्शन में मैंने देखा कि वो सारा का सारा आम आदमी से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये फर्स्ट इलेक्शन ऐसा देख रहा हूं कि जिसमें इसमें भी डिवीजन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल वोटों में अपनी सेंध लगाई है और बहुत अच्छी तरीके से लगाई है, जिसका रिजल्ट आने पे आपको अंदाजा होगा। बिल्कुल। अब पूर्वांचलियों का एक बड़ा मुद्दा भी हमने देखा था पिछले दिनों तशहीर के दौरान, किस तरीके से इसको उठाया गया था और शायद उस चीज का असर पड़ा है चुनावों में। और ये रिजल्ट बहुत कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ की आवाम क्या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अफसर महमूद साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, आपने सिर्फ 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और इन दोनों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तशहीर करने से लोगों के बीच गए, तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, किसी भी सीट पर आपके कैंडिडेट आगे निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, हो सकता है अभी यहाँ की जो है इस एरिया की जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसकी काउंटिंग शुरू न हुई हो। अब वहाँ पे काउंटिंग शुरू होगी तो हमारे वोट जो है वो बढ़ेंगे। अब जो गिनती अभी के जो राउंड चल रहे हैं उसमें तो बीजेपी का हो सकता है उनका एरिया होगा, बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो उनके काउंटिंग में आगे चल रहे हैं। अभी यहाँ के जो क्षेत्र जहाँ पे हमारे काम हुआ है, जहाँ हमारे कैंडिडेट की जो है ज्यादा वो है डिमांड, वहाँ पे अभी जब काउंटिंग में हमारे खुलेंगे तो हम इंशाल्लाह जो है हमारी रिजल्ट आगे आएगा। चलिए ठीक है, अभी वक्त के साथ ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि क्या रिजल्ट होता है। निकुल पटेल जी, कांग्रेस के लिए जैसे कि आप कह रहे थे कि पहले के मुकाबले कुछ बेहतर सिचुएशन हुई है, लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में उन्होंने इतनी एक्टिवनेस नहीं दिखाई, कई जगह रैलियां भी कैंसिल करी और फिर उसके बाद दोबारा वो रैली करी। इस चीज का भी देखिए असर पड़ता है, क्योंकि लोग एक भरोसा बांध लेते हैं कि राहुल गांधी आएंगे, फिर वो कैंसिल कर देते हैं, तो निराशा भी लगती है लोगों को। तो आपको नहीं लगता है कि एंड में जिस तरीके से एक्टिव हुई, प्रियंका गांधी भी पहुंची लोगों के बीच में, राहुल गांधी भी पहुंचे, शुरुआत से ही अगर ये चीज होती तो शायद कुछ आपके फेवर में भी जा सकता था? दिल्ली चुनाव में प्रचार प्रसार की बात की जाए तो आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह पेनिट्रेशन हुआ है सभी बातों में। राहुल गांधी जी खुद सब्जी मार्केट भी गए थे, महिलाओं से बात की, और वो अपना जो भी कर्तव्य है एक राजनीतिक जीवन में, वो चाहे लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक वरिष्ठ और प्रमुख नेतागण हो, और प्रियंका गांधी जी भी अपना काम करे। उसके साथ अगर हम देखें तो अलका लांबा जी है, अजय माकन जी है, दीक्षित जी है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब वोट में परिवर्तन की बात आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी भी कांग्रेस के प्रति जो भाव होना चाहिए वो हम जगाने में असमर्थ रहे हैं। मैं आपके साथ सहमत हूँ।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर केजरीवाल जी को लगा कि किसी ने फोन किया है तो वो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी भी आनंद फानन में सेंट्रल एजेंसी का उपयोग करके जिस तरह काम किया, तो ये सब दर्शाता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा था, ये क्या था। अगर इसमें जरा भी तथ्य है तो मैं दोनों पार्टियों से निवेदन करूंगा और सरकार से भी करूंगा कि ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने लाया जाए कि जो इस तरह लोकतंत्र का और लोकशाही का खून करने का प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस की ओर से हम हमेशा प्रयत्न करेंगे, आपसे सहमत हूँ सभी बातों से, क्योंकि अभी तक भी एक भी सीट पे हम आगे नहीं है, लीड पे भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो गए। हम हमारा जैसे एक मित्र अभी बोल रहे थे कि वो आपके कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस का सुपड़ा ऐसे साफ हो सकता है। हम लोग लोगों के बीच में हैं और लोगों के लिए काम करता रहेंगे, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हो। जी बिल्कुल। ज़ाहिरा, इसमें मैं एक चीज आपको कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि बेशक कांग्रेस ने इस इलेक्शन को बहुत सीरियस लिया, बट लेकिन कहीं जो सिलेक्शन जो है कैंडिडेट्स का, मैं आपको ओखला की मिसाल देता हूं। बिल्कुल लास्ट में पहले टिकट किसी और के बारे में बात सुन रही थी कि कोई इशरत जहां है उनको मिल रहा है, करते करते जो वहां के मुकामी लीडर थे उनको हटा के उन्होंने अरीबा खान को टिकट दिया, और वो भी बिल्कुल लास्ट में, जब सारे कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट अपना कैंपेनिंग शुरू कर चुका था, उसके अलावा आम आदमी के कैंडिडेट अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, बिल्कुल लास्ट में दिया, तो जो वहां के लोकल कांग्रेस के नेता थे वो खुद उनसे छिटक के हट गए। दूसरी चीज उसकी छिटकने की एक वजह यह भी रही कि आसिफ मोहम्मद खान की ये बेटी है अरीबा खान। अरीबा खान कहीं पढ़ रही थी, पिछले काउंसलर के इलेक्शन में उनको टिकट दिया गया, और यहाँ के जो कांग्रेस के जो लीडर थे जिन्होंने संघर्ष किया था इस ओखला में, उनको ये लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो पिछले इलेक्शन में भी वो उनके साथ नहीं रहे। लेकिन उनकी जीत की जो वजह बनी वो बता देता हूं। जो वहां पे काउंसलर, मौजूदा काउंसलर थे वाजिद, उनके अगेंस्ट जनता थी, और उस अगेंस्ट जनता के अगेंस्ट होने का फायदा जो है अरीबा को मिला और वो जीत गई। और पता नहीं कांग्रेस पार्टी ने क्यों ऐसा निर्णय लिया कि फिर दोबारा उनको जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। ये चुनाव गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस था। दिल्ली में जिस तरह के हालात थे, गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें, साफ सफाई की बुरी व्यवस्था, यमुना का प्रदूषण, करप्शन, जल बोर्ड का, शराब घोटाले का, शीश महल का, तो ये अरविंद केजरीवाल का वो गवर्नेंस मॉडल था जिसे दिल्ली की जनता ने नकारा है। और एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी का है जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें दिल्ली में जो हमने काम किया और पूरे देश में जो काम किए